वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम रीड करेंगे चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम फॉर क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कवर कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप चैप्टर्स को रीड करना चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर विजिट करके आप चैप्टर्स को रीड कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम। बच्चों, आप सब जानते हो कि हम भोजन क्यों खाते हैं, यानी हमें अपने दिन भर के कार्यों को करने के लिए हमारी बॉडी जो कार्य करती है, जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, हमारे जो अलग अलग जो पार्ट हैं बॉडी के कार्य करने के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये गाड़ियाँ जो हैं वो रन कर रही हैं, वो चलती हैं, वो उनके लिए भी क्या चाहिए? उनके लिए भी उनको ऊर्जा चाहिए चलने के लिए। और उनको ऊर्जा चलने के लिए कहाँ से मिलेगी? उनको ऊर्जा मिलती है पेट्रोल से। ठीक है, और इसी प्रकार हम जो खाना अपना पकाते हैं, आप सबको पता है जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। हम केवल उस खाने को पकाते हैं। खाना पकाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं या एलपीजी का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर जो है उसका यूज करते हैं घर में। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोल कहाँ से मिलता है? डीजल कहाँ से मिलता है? इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। आपने भी देखा है कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के पदार्थ हैं। ठीक है, अगर आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो वहां पर भी आप देखोगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मानव निर्मित हैं। जैसे आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मानव निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक का सामान है वो मानव निर्मित है। और कुछ पदार्थ जो है वो कैसे हैं? वो प्राकृतिक पदार्थ हैं। जैसे जिस ऑक्सीजन गैस से हम सांस ले रहे हैं वो कैसी है? वो प्राकृतिक है। पानी हम पीते हैं वो एक प्राकृतिक संसाधन है। इस प्रकार क्रियाकलाप 5.1 में आप देखोगे कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची जो है वो बनानी है और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में क्या करना है? उनका वर्गीकरण आपको करना है। तो आप इस तरह से लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। प्राकृतिक पदार्थ कौन से होंगे और मानव निर्मित पदार्थ कौन से होंगे। प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थ की लिस्ट आप तैयार कर सकते हो। अब क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज इन सबको हम सम्मिलित करेंगे? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तो इसीलिए इनको हम प्राकृतिक पदार्थों में सम्मिलित करेंगे। और ये क्या कहलाएंगे? ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रकृति द्वारा जो संसाधन हमें मिले हैं वो क्या कहलाएंगे? वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर वायु है, जल है, मृदा और खनिज जो तत्व हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। क्या हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो आप सोचिए कि क्या जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वायु है, जल, मृदा, क्या हम इनका लगातार निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो इस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका उपयोग अगर हम लगातार करेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान होगा और हम उस नुकसान से किस प्रकार बच सकते हैं। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? ऐसा नहीं है। अगर हम जल का अनजस्टिस यूज करते हैं, वाइजली यूज नहीं करेंगे तो ये जल जो है ये भी समाप्त हो सकता है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। और वो कौन से वर्ग हैं? वो फर्स्ट क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन।
अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे? ये वे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी वो असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं सूर्य का प्रकाश, वायु, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा जो वर्ग है इसका, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका लगातार प्रयोग करने से वो एक दिन जो है समाप्त हो सकते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं और इन संसाधनों के उदाहरण क्या हैं? वन है, वन्य जीव हैं, खनिज, कोयला और इसके अलावा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये सभी ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5.2 यह है कक्षा कक्ष हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। कुछ पात्र लीजिए, उन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, बुने चने, टॉफियों से उनको भर देना है। विद्यार्थियों को 7 जो है उनके समूहों में 7 के समूहों में बांट देना है, यानी जो आप क्लास में जितने बच्चे हैं उनको 7 के समूहों में बांट देना है। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वाले उप समूहों में बांट देना है। पहले 7 का समूह बना सकते हो, फिर उनको जो है उप समूह उनके बना सकते हो, उसमें 1, 2 या 4 विद्यार्थी हो सकते हैं। वो क्लास में जितनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप बना सकते हैं। उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है, ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए और प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपयोग करें। यानी आपने जो उप समूह बनाए हुए हैं, ठीक है, और ये भरे हुए पात्र जो है वो रख दिए हैं, ये एक उप समूह, इसमें जो है जैसे जैसे जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें जनसंख्या वो जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जैसे पहले में अगर 1 है तो दूसरी जो पीढ़ी है उसमें 2 हैं और तीसरी पीढ़ी में 4 हैं। अब इसमें हर एक जो पीढ़ी है, जो भी बच्चे हैं, उनको जो ये टॉफी से भरे हुए पात्र रखे हैं इनमें से इनको जो सामान है वो लेने के लिए बोलना है। आप प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने को कहिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र की वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। ठीक है, और जो बच्चे हैं, जो समूह हैं, उनको ये भी गाइड करना है कि जो बाउल आपके पास हैं, जो उसमें जो सामान है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो बाउल में जो सामान है वो अगली पीढ़ी के लिए कुछ बच सकता है या नहीं बच सकता है। नेक्स्ट, यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। यानी अब आपको क्या करना है, जैसे पहली पीढ़ी ने बाउल से जो है, ये बाउल है और इससे पहली पीढ़ी ने कुछ ले लिया, अब आप दूसरी पीढ़ी को कहिए इसी बाउल से लेने के लिए, और फिर जो तीसरी पीढ़ी है आप उसको कहिए। तो तीसरी पीढ़ी के लिए क्या होगा, हो सकता है बाउल में जो है पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी के दौरान ही जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं वो ख़त्म हो गई हों और तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही ना हो। ये भी हो सकता है कि पहली और दूसरी जो पीढ़ी है उन्होंने बहुत ध्यान से उन चीज़ों का जो है यूज़ किया हो, उन चीज़ों को लिया हो कि हमें तीसरी पीढ़ी के लिए भी बचाना है। तो यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, आपको उनको ऑब्जर्व करना है। अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को जो है खाने हेतु कुछ मिला या नहीं, और यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। तो आपको यही चीज़ें नोट करनी है कि क्या जो पात्र है उसमें तीसरी पीढ़ी के लिए कुछ बचा या नहीं बचा। हर एक समूह की जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी प्रेक्षण है, उनको आपको नोट करना है। मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं, कि जो भी पात्र लिए गए हैं उसमें हम टॉफीज, पॉपकॉर्न जो हमने डाले थे उनको हम क्या मान के चलते हैं कि वो कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर एक जो ग्रुप है उसमें सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? ऐसा हो भी सकता है कि पहली पीढ़ी में ही सब कुछ खत्म हो गया हो सकता है कुछ समूहों में पहली पीढ़ी में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। ये भी हो सकता है कि पहली पीढ़ी ने ये सोचा हो कि हमें दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहा जाता है। यानी जीवाश्मी ईंधन, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन सजीव प्राणियों के जो मर गए हैं उनके अवशेषों से, उनको क्या बोलते हैं? जीवाश्मी, यानी जीवों के अवशेष उनसे हुआ है, उनको हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला है। नेक्स्ट 5.1 कोयला। आपने कोयला देखा होगा, ठीक है, और इसके बारे में आपने सुना होगा। आप चित्र में देख पा रहे हो, यह पत्थर जैसा कठोर है और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है, ठीक है। ये कोयले का प्रयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था, ठीक है। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है, यानी एक तरह से इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग पहले रेल इंजन, जो भाप बनती थी, जिससे जो इंजन है वो चलता था, उसके निर्माण में जो है भाप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और यह तापीय शक्ति संयंत्र, जहाँ पर जो बिजली है वो बनाई जाती है, और उसके उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? क्वेश्चन यही अराइज होता है कि आखिर कोयला जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, ठीक है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। मृदा क्या है? मिट्टी के नीचे वो सब दब गए, और इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। यानी जैसे ऊपर और भी परत जो है वो इसकी कोयले की जमती चली गई, उससे क्या हुआ कि जो सबसे नीचे जो दबे हुए वन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, जिसके कारण वे संपीड़ित हो गए। एंड जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता चला गया, यानी तापमान भी जो है वो लगातार बढ़ता रहा। अब यहाँ पर उच्च दाब हो गया और उच्च ताप हो गया, जिसके कारण पृथ्वी के भीतर जो मरे हुए मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए? वो सब कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला जो है वो कार्बन है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये जो है पॉइंट आप नोट करोगे, मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले को जो बनता है, इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बनीकरण। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों के से बना है, इसीलिए हम कोयले को क्या कहेंगे? हम कहते हैं इसको जीवाश्म ईंधन। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। आप कोयले की खान को देख सकते हो। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि कोयला क्या है? कोयला मुख्यतः कार्बन है, और कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो जब कोयले का प्रक्रम किया जाता है तो उसके दौरान ही ये कुछ प्रोडक्ट जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। इन सब के बारे में भी हम 1 by 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कोक। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है, ठीक है। कोक जो है ये एक काला पदार्थ है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। आप इस पॉइंट को नोट करेंगे कि जो कोक है वो कार्बन का शुद्ध रूप है। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब क्या है कि जो धातुएं अशुद्ध रूप में हैं उनको शुद्ध रूप में कोक की सहायता से किया जाता है। जो धातुएं हम मिलती हैं खानों से, वो धातुएं जो है शुद्ध रूप में नहीं होती, उनको शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है। पहले उनका उपचयन होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया कराई जाती है, और फिर कोक की उपस्थिति में उनका अपचयन कराया जाता है
और अपचयन कराने के बाद वो धातुएं शुद्ध रूप में हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको इतना ही करना है, डिटेल आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज कोलतार। कोलतार के बारे में आप भली भांति परिचित हो। जब सड़क बनती हैं तो आपने कोलतार का प्रयोग देखा होगा। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त जो भी उत्पाद हैं उनका उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में, यानी उनका यूज किया जाता है दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में। और उद्योग जैसे कि संश्लेषित रंग बनाए जाते हैं, दवाइयाँ, विस्फोटक, सुगंध और प्लास्टिक पेंट है, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, इन सब में कोलतार से मिले हुए उत्पाद जो हैं उनका यूज किया जाता है। रोचक तथ्य यह है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थलीन की गोलियां ये भी कोलतार से ही बनाई जाती हैं। उनको कपड़ों के अंदर जो गोलियां डाली जाती हैं कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, वो नैप्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप पढ़ोगे जब हम पेट्रोलियम टॉपिक करेंगे, तो उसमें बिटुमिन जो है वो पेट्रोलियम एक उत्पाद है और आजकल जो कोलतार है उसकी जगह पर जो बिटुमिन है उसका प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट, कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस जो है वो हमें मिलती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट बहुत से उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। जो कोयला गैस है इसका प्रयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं। 1810 में लंदन में और 1820 में न्यूयॉर्क में इसका यूज किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, जब मैं निकलूं समुद्र से बहुत काला सा मैं दिखता हूँ, काला बेशक हूँ मैं पर बड़े काम की चीज हूँ। एक नहीं अनेक फायदे मेरे, क्या क्या मैं गिनवाऊं तुमको, इतने फायदों के कारण ही काला सोना कहते हैं मुझको। जी हाँ बच्चों, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, इनमें किया जाता है। लेकिन जो भारी वाहन होते हैं, भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, इनको चलाने के लिए क्या यूज में लाया जाता है, उसमें हम डीजल का प्रयोग करते हैं। और ये जो ईंधन है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसिन, ये सभी ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। और वो प्राकृतिक स्रोत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, ठीक है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर वो क्या हुआ उनके साथ, वो समुद्र के पेंदे में जाकर, समुद्र की तली में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तह जो है उनके द्वारा वो ढक गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में, वायु उपस्थित नहीं थी, उच्च तापमान हो गया और उच्च दाब, ठीक है, उससे क्या हुआ, मृत जीव जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ से यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम का निर्माण जो है वो किस प्रकार हुआ। तो ये पैराग्राफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है, यह अभी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जो है वो क्या होते हैं, वो जल से हल्के होते हैं और यही कारण है कि तेल और जो पानी है वो क्या है, वो उस वापस में मिक्स नहीं होते। विश्व का पहले तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में मिला। अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है? असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व के पहले तेल का कुआं वो कहाँ पर मिला? पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में। नेक्स्ट, पेट्रोलियम का परिष्करण। परिष्करण का क्या मतलब है कि देखिए, जो पेट्रोलियम है
वो गहरे रंग का एक तेलीय द्रव है और इसकी गंध वो कैसी होती है, इसकी गंध जो है वो अप्रिय होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, इन सब का मिश्रण होता है। यानी ये जो भी संगठक हैं, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल, डीजल, मोम, ये सभी किससे मिलते हैं? ये सभी हमें पेट्रोलियम का जब परिष्करण किया जाता है यानी उसको साफ किया जाता है तो उसके दौरान ये सभी संगठक हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, इसमें सबसे नीचे क्या है? जल है, ये चट्टान है, तेल की चट्टानें, और इसमें आप देख सकते हो जल के ऊपर जो है ये क्या है? तेल है, और सबसे ऊपर क्या है? गैस। अब तेल वो जल से हल्का है तो वो ऊपर होगा, और अलग अलग वो जो है ड्रिल करके इसको निकाला जा सकता है। ये आप पेट्रोलियम परिष्करण देख सकते हो जिसको हम रिफाइनरीज बोलते हैं, और इन रिफाइनरीज जो पेट्रोलियम परिष्करणी है, इनके अंदर ही जो पेट्रोल है उसके जो संगठक हैं उनको पृथक करने का प्रक्रम किया जाता है, और जो अलग अलग संगठक हैं उनको पृथक करने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। सारणी 5.1 पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग जो है इसमें दिखाए गए हैं। पेट्रोलियम के संगठक क्या है और उनके उपयोग हम देखेंगे। फर्स्ट इज द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, यानी ये क्या है? एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी? द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इसका उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन या शुष्क धुलाई के लिए ये एक विलायक की तरह उपयोग किया जाता है जो ड्राई क्लीन की जाती है। शुष्क धुलाई क्या है? ड्राई क्लीन, उसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है, और मोटर में या गाड़ियां हैं जो स्कूटर हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। नेक्स्ट मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप या जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डीजल। भारी मोटर वाहन है जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक हैं, या विद्युत जनरेटर जो होते हैं उनके लिए ईंधन का जो इस्तेमाल होता है वो भी डीजल के रूप में होता है। नेक्स्ट स्नेहक तेल। स्नेहक तेल यानी स्नेहन के लिए यूज किया जाता है जिसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं, यानी जो मशीनें हैं वो जैसे जो जंग पकड़ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें ये एक तरह से स्नेहक का काम करता है। नेक्स्ट पैराफिन, मोम जो है जो एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, दवाइयाँ, मोमबत्ती, वैसलीन, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है मोम का। नेक्स्ट बिटुमिन। बिटुमिन पेंट और सड़क निर्माण में बिटुमिन जो है उसका यूज किया जाता है। अब तारकोल की जगह पर बिटुमिन जो एक पेट्रोलियम उत्पाद है उसका यूज किया जाता है। तो ये जितने भी संगठक हैं ये सभी हमें किससे मिलते हैं? ये सभी हमें मिलते हैं पेट्रोलियम के परिष्करण से, जिसको पेट्रोलियम परिष्करणी में इस प्रक्रम को संपादित किया जाता है, वहां पर इसको अलग अलग सारे संगठकों को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ जो है वो प्राप्त किए जाते हैं, और इन उपयोगी पदार्थों को क्या बोला जाता है? इनको हम कहते हैं पेट्रो रसायन। इनका उपयोग अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, रेशे जैसे कि जो सिंथेटिक यानी मानव निर्मित रेशे हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये हमने पढ़े थे जब हमने चैप्टर 3 किया था। तो ये जो संश्लेषित रेशे हैं इनके निर्माण में भी पेट्रो रसायन इनका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन है और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है उससे प्राप्त जो हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग जो उर्वरक बनाए जाते हैं जैसे यूरिया, उसके उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, और अपने इतने ज़्यादा यूजेस के कारण, इतने प्रयोग हैं पेट्रोलियम के, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके संगठक हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट 5.3 प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन यानी जो जीव अवशेषों से बने हुए हैं, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। आप सीएनजी को भलीभांति से परिचित हो कि सीएनजी क्या होती है? सीएनजी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, दोनों आपने इसको जो है लर्न करना है।
सो एलपीजी क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी क्या है, सीएनजी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर जो है भंडारित किया जा सकता है। सीएनजी वो गाड़ियों में जो है ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु भी किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है और यह कम प्रदूषणकारी है, यानी इससे पॉल्यूशन नहीं होता, तो इसीलिए ये कैसा ईंधन है, ये एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसकी आपूर्ति वो पाइपों के माध्यम से हो जाती है, तो इसको जो कारखाने हैं, घर हैं, उनके अंदर पहुंचाना भी काफी सरल है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। सो प्राकृतिक गैस से बहुत से रसायन, उर्वरक वो सभी तैयार किए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, वो कहाँ हैं हमारे देश में। प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। नेक्स्ट, बूझो सोचता है क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है। तो इस बारे में आप भी सोच सकते हो कि क्या लैब में, प्रयोगशाला में उस तरह की कंडीशंस जो है तैयार की जा सकती हैं कि जिससे हम कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस उसका निर्माण कर सकें। नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने में परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये प्रोसेस था पेट्रोल बनने का, कोयला बनने का, ये बहुत धीमा प्रक्रम है, एक स्लो प्रोसेस है और जो कंडीशन, जो परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुई थी उनको प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि इनको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो अगर हम इनको समझदारी से, बुद्धिमानी से यूज नहीं करेंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट 5.4, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज, ये सभी कैसे हैं, ये सभी समाप्त होने वाले जो हैं और इनको हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो जीवों के मृत होने से बने हैं। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, यानी एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं, यानी ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। सभी को पता है कि जितना जो व्हीकल्स हैं उनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं और जिनसे वायु प्रदूषण होता है। फैक्ट्रियों में जो ईंधन है उसको जलाया जाता है, उससे भी क्या है, उससे वायु प्रदूषण जो है वो चरम सीमा पर है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अब ये विश्व उष्णन क्या है यहाँ पर, तो बच्चों देखिए, जैसे जैसे जो हमारा पर्यावरण है उसका तापमान बढ़ता है तो उससे तापमान बढ़ने से क्या होगा, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, विश्व उष्णन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, वो जो है हमारे पर्यावरण में जो सूर्य की रोशनी आ रही है उसकी कुछ किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है और इससे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है तभी इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का खतरा भी कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक हो पाएगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति यानी PCRA, तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि PCRA की फुल फॉर्म क्या है, तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, ये PCRA की क्या है, फुल फॉर्म है जो आपको लर्न करनी है। लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल आप बचा सकते हो। उन्होंने कुछ जो सजेशन दिया है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। यातायात लाइट पर और जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़े गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों को दाब जो है वो सही रखनी चाहिए जिससे कि ईंधन का प्रयोग कम हो।
गाड़ी की नियमित जो है वो रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। ये सारे जो उपाय दिए गए हैं, इनके इस्तेमाल से क्या होगा कि ईंधन जो है उसका यूज कम होता है और हम कुछ ईंधन को बचा पाएंगे। तो आई होप आपको सारी बातें जो है कोयला और पेट्रोलियम से रिलेटेड क्लियर हो गई हैं। कोयला पेट्रोलियम जो जीवित अवशेष हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जीवों के अवशेष से बने हैं, इसलिए इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और कुछ समय पश्चात ये जीवाश्म ईंधन अगर हम इनको अंधाधुंध यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक। इसलिए हमें इनको बुद्धिमानी से, वाइजली जो है इनका जुडिशियस यूज इनका होना चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज करेंगे। और थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ।